हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की हर एक शिफ्ट के अंदर बीएनएस जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, धारा भी बन रही है। तो मैं आज आपको इन एक क्लास से सारे धाराएं वगैरह सब कुछ बीएनएस कंप्लीट करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्योंकि बीएनएस तो बहुत बड़ी है, एक लगभग आप समझो 200 से 250 पेज की है, लेकिन उतनी हम पढ़ नहीं सकते। तो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के ओरिएंट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लेकर आ गया हूँ। ये क्लास आप एंड तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बीएनएस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्लास में से आएगा। आप अपना एग्ज़ाम हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट धारा और बीएनएस के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना है। मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना। आगे भी हम आज शाम आपको जो है वो मैथ की क्लास में आपको करवाऊँगा। और पिछली जो मैथ की क्लास थी उसने भी एग्ज़ाम के अंदर धमाल मचाया। ऐसे समझो मैंने थंबनेल पर लिखा था 8-9, लेकिन बच्चे कह रहे 8-9 नहीं, 9-10 क्वेश्चन है वो उन्हीं क्लास के उसी टाइप से आ रहे। अब सेम डिटो तो क्या है कि जो संख्या तो वगैरह तो चेंज होती है, बाकी जो टाइप है वो वही थी। तो आप ध्यान रखना, मैं एक मैथ की क्लास और लूँगा आपकी डिमांड पर, और ये बीएनएस की क्लास अभी है तो आप इसे प्लीज़ पूरा देखना। थोड़ा लंबी हो सकती है क्लास, ऐसे समझो 25-30 आधे घंटे तक हो सकती है। बाकी आप इसको अगर देख लेते हो तो एक क्लास देखने के बाद बीएनएस से % गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो अब हम शुरू कर लेते हैं, उससे पहले चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो अब हम क्लास शुरू कर लेते हैं हमारी कि बीएनएस वगैरह है क्या। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है आपकी, इसके बारे में जो 2023 के अंदर जो है आपकी लागू हुई थी, और जो इसकी जो 2023 के अंदर आई थी और लागू 1 जुलाई 2024 से हुई। तो ये ध्यान रखना है। हम इसके थोड़े परिचय की बात कर लेते हैं। तो आपकी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को। और जो इसकी प्रतिस्थापित मतलब ये किसके स्थान पर प्रतिस्थापित हुई थी? तो जो 1800 दंड संहिता भारतीय 1860 थी ना, उसके स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, आपराधिक न्याय प्रणाली आधुनिकरण, यानी जो पुरानी प्रणाली थी उसका आधुनिकरण करने के लिए इसको लाया गया था। औपनिवेशिक मानसिकता के कानूनों का निष्कासन और कानून का भारतीयकरण करने के लिए इसको लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। न्याय को अधिक नागरिक केंद्रित एवं समयबद्ध करना, यानी न्याय को एक समय के अंदर मिलना, इसके लिए इसको लाया गया था। और इसके अंदर कुल अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय है और 358 मुख्य धाराएं हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अंदर 20 अध्याय है और 358 मुख्य धाराएं हैं। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं जो पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस के बीच जो मुख्य अंतर है वो क्या है। तो देखो, पहले हम बात करते हैं संरचना एवं क्रम का अंतर। तो देखिए, आईपीसी में जो आपके 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी, वही बीएनएस के अंदर आपके 20 अध्याय है और 358 धाराएं। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी एकदम इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग ऑलमोस्ट 3 से 4 पेज के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है। तो आप ज़रूर इसे सारी चीज़ों को पढ़कर 1-2 बार रिवीजन करके जाना। और आगे महिला और बाल अपराधों को अध्याय 5 में शुरुआत में स्थान दिया गया, जो आईपीसी में 16 और 20 अध्याय में थे। यानी जो महिलाओं के बारे में जो अपराधों का अध्याय था वो अभी बीएनएस के अंदर है, वो 5 अध्याय में आ गया। लेकिन जो आईपीसी पहले वाली थी उसके अंदर आपका ये 16 से 20 के अध्याय में था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नए अपराधों का समावेश, यानी मॉब लीचिंग किसे कहते हैं? धारा विशेष सजा 7 वर्ष से मृत्युदंड तक, इसे मॉब लीचिंग कहते हैं। और संगठित अपराध, जैसे धारा आपके 111 से 112 में आपके क्या है कि संगठित अपराध है, जैसे अपहरण, डकैती और आपका जबरन वसूली, ये प्रकार की चीज़ें हैं, वो आपकी धारा 111 से 112 के बीच में। बाकी मैं अभी आपको लाइन वाइज कराऊंगा, आप पहले ये चीज़ें जो नए अपराध समावेश हुए वो चीज़ें देख लेना। और इसके अंदर सज़ा कितनी है? 5 वर्ष आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, यानी 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास भी मिल सकता है और जुर्माना भी साथ देना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आतंकवाद के संबंध में धारा 113 है, जो सज़ा 5 वर्ष से आजीवन तक है और कारावास या फिर मृत्युदंड भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसी चीज़ को 2-3 बार या तो क्लास देखकर इसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो इन क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम थोड़ा पेज पलट लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी। तो आपका देखो आगे क्या है कि साइबर एवं वित्तीय अपराध, यानी साइबर और वित्तीय अपराध किसे कहते हैं? जैसे ऑनलाइन ठगी हो गई, फेक न्यूज़ देना हो गया, या साइबर धोखाधड़ी हो गई, इससे साइबर एवं वित्तीय अपराध कहा जाता है।
अभी यौन अपराधों का विस्तार जो आपका धारा गुणंतर के अंदर है, कौन सी धारा? गुणंतर के अंदर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है कि झूठे वादे से शारीरिक संबंध करना या नौकरी प्रमोशन का झांसा देना या पहचान छुपाकर संबंध बनाना, ये चीज़ें हैं वो यौन अपराधों का विस्तार के अंदर आती है। और मानव तस्करी है वो आपके कौन से अध्याय में? सीधा प्रश्न आ सकता है, मानव तस्करी किस अध्याय के अंदर है? तो आपको बताना है अध्याय 6 के अंदर है, धारा 143 से 144 के अंदर है। और बच्चों की तस्करी धारा 98 और 99, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। अब आप बात करते हैं कुछ आईपीसी अपराधों का निरसन किया गया था, वो कौन कौन से? जैसे राजद्रोह है तो 124 ए आईपीसी हटाकर धारा 152 में नया अपराध, यानी जो पहले 124 ए आईपीसी में था उसको हटाकर अब 152 में नया अपराध बना दिया गया है। बात करते हैं व्यभिचार का, तो ये 497 आईपीसी जो हटाकर अब केवल सिविल मामला ही रखा गया है इसको। और बात करते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध से, तो जो 377 आईपीसी में हटाया, लेकिन पुरुष ट्रांसजेंडर पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रचलित प्रावधान, जैसे आईपीसी 310 जो आपकी ठगी से है, आईपीसी 303 आदि को नहीं रखा गया है, अब इसको हटा दिया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं अध्याय 2 जिसके अंदर आपका दंड के मामले में बताया गया है। धारा 4 क्या कहती है? दंड के प्रकार। अब मृत्युदंड कहाँ कहाँ मिलता है? देखो सबसे कठोर दंड है ये, विशेष रूप से जघन्य अपराधों जैसे आतंकवाद, सामूहिक हत्या, बालिका बलात्कार के मामलों में ये मृत्युदंड आपका मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आजीवन कारावास कब मिलता है? जब अपराधी को शेष जीवन तक जेल में रखा जाएगा, हालांकि कुछ मामलों में यह न्यूनतम 14 वर्ष भी माना जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हमने एक हमारा पेज कंप्लीट कर लिया है, बाकी थोड़ा पेज इधर उधर पढ़ने के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, तो आप उसको एडजस्ट करना। बाकी आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जिस भी शिफ्ट में हो, तो आप आकर मिला लेना। जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 4-5 पेजों के जो मैं आपको 15-20 मिनट की क्लास करवाऊँगा उन्हीं में से होगा, तो आप ज़रूर ये क्लास कंप्लीट करना। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, तो वो है कारावास। तो कारावास देखो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर कारावास, एक होता है साधारण कारावास। आपको जो कठोर होता है उसमें सश्रम कार्य सहित होते हैं, और जो साधारण होता है उसमें सामान्य कैद बिना कठोर श्रम, ये आपका साधारण के अंदर आता है। अब जुर्माना क्या होता है? देखो जुर्माना आर्थिक दंड होता है जो कारावास के साथ अकेले लगाया जा सकता है, यानी या तो कारावास के साथ भी लगाया जा सकता है या फिर जुर्माना अकेला भी लगाया जा सकता है, तो ये एक है आपको देख लेना है, आर्थिक दंड होता है। और संपत्ति की जब्ती क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है? तो देखो अपराध से अर्जित या अपराध में प्रयुक्त संपत्ति जब्त कर ली जाती है, यानी आप अगर अपराध से अर्जित कोई संपत्ति करते हो या अपराध में प्रयुक्त संपत्ति का यूज करते हो तो भी आपकी संपत्ति है वो जब्त कर ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामुदायिक सेवा, जो ये बीएनएस की नवीनता है, यानी अभी ये जो ऐड किया गया है आपकी ये बीएनएस की नवीनता है, तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पेपर में आ सकता है 100%, क्योंकि सामुदायिक सेवा पहले नहीं थी, अभी बीएनएस के अंदर है, वो इसे नवीनता प्रदान की गई है। न्यायालय को अधिकार है कि कुछ हल्के अपराधों में दोषी को जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का आदेश दे। ये मतलब इसका सामुदायिक सेवा क्या है? तो ये देखो न्यायालय को अधिकार है कि कुछ हल्के अपराध, अगर नॉर्मल अपराध हो गए हैं तो उसको जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का आदेश दे सकते हैं, ये न्यायालय को अधिकार है। उदाहरण के लिए देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। दोषी को 3 माह तक किसी सार्वजनिक स्थल की सफाई करनी पड़े, वृक्षारोपण करना पड़े या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य में योगदान देना पड़े, तो उसको ये हम करवा सकते हैं। देखो दोषी को 3 माह तक की किसी सार्वजनिक स्थल की सफाई करनी हम उसको सौंप देते हैं, या फिर वृक्षारोपण करना सौंप देते हैं, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों में योगदान देना सौंप देते हैं। और इससे उद्देश्य क्या है कि दोषी का सुधार करना और समाज के लिए उपयोगी बनाना, यानी उस दोषी का सुधार हो सके ताकि वो नए अपराध नहीं कर सके हल्के फुल्के, और अगर जो हल्का फुल्का अपराध करता है वो आगे बड़ा भी कर सकता है। तो इसके लिए ये जो न्यायालय के पास जो अधिकार है वो ये यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्याय 3 के अंदर क्या है? सामान्य अपवाद, जैसे धारा 34 जो निजी प्रतिरक्षा में किए गए कार्य अपराध नहीं, यानी निजी प्रतिरक्षा में किए गए कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी या किसी अन्य की रक्षा हेतु कार्य करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, यानी अगर आप अपनी या फिर किसी दूसरे की रक्षा के लिए जो कार्य करते हो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए आप देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं किस प्रकार। जैसे घर में कोई व्यक्ति जानबूझकर सामान तोड़ने लगे और आप उसे रोकने के लिए उचित बल का प्रयोग करें तो वो अपराध नहीं है। यानी आपके घर में अगर कोई चोरी कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, तो आप उसके ऊपर उचित बल का प्रयोग करके उसे रोक सकते हो, वह अपराध नहीं होगा। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है।
अब हम थोड़ा पेज पलट लेते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं धारा 35 की। क्या है कि शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार। धारा 35 क्या कहता है? शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने व दूसरों की रक्षा करे, अपने भी करे और साथ में दूसरों की भी रक्षा करे। सीमा क्या है? केवल उचित और आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है, अतिरेक अपराध होगा। यानी जो उचित हो, जितना आवश्यक हो उतना ही बल का प्रयोग करे। बाकी अगर आप ज़्यादा बल का प्रयोग करते हो या ज़्यादा कुछ करते हो रक्षा के बावजूद भी, तो फिर वो अपराध माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। धारा 36 क्या कहती है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ या व्यसनी व्यक्ति द्वारा आक्रमण के विरुद्ध रक्षा। यानी मानसिक रूप से अगर कोई अस्वस्थ या व्यसनी व्यक्ति है तो उसके आक्रमण के विरुद्ध, यानी वो आक्रमण कर देता है तो उसके विरुद्ध हम रक्षा कर सकते हैं। यदि आक्रमणकर्ता मानसिक रोगी, नशे की हालत में या संज्ञानहीन हो, तब भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। तब भी हम अपनी बल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हमें उपलब्ध है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को चाकू लेकर हमला करता है, आप बल का प्रयोग करके उसे रोक सकते हो। अगर वो आपसे चाकू से हमला करता है तो आप उसको बल प्रयोग करके भी रोक सकते हो, आपका अपराध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर 101% देखने को मिलेगी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। धारा 37 की बात करते हैं, जो आपकी निजी प्रतिरक्षा की सीमाएँ होती है। जैसे जब आक्रमण लोक सेवक द्वारा सद्भावना में अपना अधिकार के अंतर्गत हो, और जब कोई कार्य लोक सेवक के आदेश पर किया गया हो और मृत्यु गंभीर चोट की आशंका न हो, जब सार्वजनिक सहायता लेने का अवसर मौजूद हो, तो धारा 37 के अंदर निजी प्रतिरक्षा की सीमाएं होती है। आगे हम बात करते हैं धारा 38 की। शरीर की रक्षा में मृत्यु तक करना का वेद है। यानी शरीर की रक्षा हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, कोई हम पर हमला कर देता है तो उसकी मृत्यु कब कर सकते हैं हम? तो मृत्यु या गंभीर चोट की वाजिब खतरा, यानी अगर हमें लगे कि हमारी मृत्यु या गंभीर चोट आ सकती है तो हम सामने वाले को मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपराध नहीं होगा। बलात्कार का प्रयास अगर कर रहा है तो भी हम उसको मार भी सकते हैं, ये भी अपराध नहीं होगा। अप्राकृतिक यौनाचार का प्रयास करता है तो भी हम मृत्यु तक की हमें वो अवैध है तो हम मार सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 38 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप 41 देखोगे तो संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक प्रयोग कब वैध है। अच्छा, पहले था शरीर की, अब संपत्ति की रक्षा में कब वैध है देख लेना। अगर कोई डकैती करता है तो भी आप उसको मारने तक आपके पास पावर होती है। रात को घर में अगर कोई घुसपैठ करता है तो भी होती है। आवासीय भवन में आगजनी करता है तो भी आपके पास पावर होती है कि आप उसको मृत्यु तक की कर सकते हो। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 43 यानी 43 की। तो संस्कृति की प्रतिरक्षा का आरंभ और अवधि। जैसे चोरी क्या कहते हैं? जब तक अपराधी संपत्ति लेकर भागने जाए या पुलिस सहायता उपलब्ध न हो तो उसे चोरी कहते हैं। डकैती, जब तक अपराधी भय या हिंसा द्वारा दबाव बनाए रखे उसे डकैती कहते हैं। तोड़फोड़, अतिक्रमण, जब तक अपराधी क्रिया करता रहे तो उसे तोड़फोड़ या अतिक्रमण कहते हैं। रात्रि घुसपैठ, जब तक घुसपैठ समाप्त न हो तो उसे रात्रि घुसपैठ कहते हैं। यह संपत्ति की प्रतिरक्षा का आरंभ और अवधि होती है, तो ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं धारा 61 की। तो आपराधिक साजिश, ये भी आपकी ऐसे समझो इम्पोर्टेंट धारा है। आपराधिक साजिश परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने का समझौता करने पर वह आपराधिक षड्यंत्र है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि किसी गैर कानूनी कार्य को करने का जो आपका है तो क्या होगा? तो आपराधिक साजिश होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। सज़ा जो है वो आपकी धारा 61(2) के अंदर है। यदि मुख्य अपराध हो गया हो तो उसी अपराध की सज़ा, यदि मुख्य अपराध नहीं हुआ तो अधिकतम 6 माह कारावास या जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। धारा 62 की बात करते हैं। तो आपराधिक प्रयत्न की सज़ा। आपराधिक प्रयत्न की सज़ा कौन से में आती है? धारा 62 के अंदर आपराधिक प्रयत्न की सज़ा आती है। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है जिसकी सज़ा आजीवन कारावास या अन्य कारावास है तो उसे अपराध की निर्धारित अधिकतम सज़ा के आधे तक की सज़ा दी जा सकती है। आप अगर जो आपराधिक प्रयत्न की सज़ा होती है वो आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया है और उसकी सज़ा आजीवन कारावास है तो हम उसको आधी सज़ा दे सकते हैं। ये आप आईपीसी की धारा 511 का आधुनिक रूप है। ये जो आईपीसी की धारा आपकी 511 है ना, उसका आधुनिक स्वरूप यानी वर्तमान स्वरूप है, जो आपकी अभी बीएनएस आई है उसका है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट आप देखोगे अध्याय 5 नंबर, जिसके अंदर महिला व एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध होता है। 5 नंबर के अंदर आप देखोगे। और फिर आगे हम बात करते हैं बीएनएस में महिला व बाल अपराधों का विशेष प्राथमिकता देते हुए पारंपरिक भाग में अध्याय 5 में समेकित किया गया है। यानी जो पहले 16 से 20 तक था आईपीसी के अंदर, उसको अब वर्तमान स्वरूप के अंदर बीएनएस के अंदर आपको 5 में समेकित, भाग 5 में समेकित कर लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि पहले जो महिलाएं व बच्चों संबंधित जानकारी 16 से 20 अध्याय में थी, अब वो वर्तमान में किस अध्याय के अंदर है, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो आईपीसी की अनेक प्रासंगिक धाराएं थी वो कौन सी थी? 294, 312 से 317, 493 से 498, 498 ये जो है वो आईपीसी की प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण धारा थी, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बलात्कार की परिभाषा व दंड। तो आपका धारा 63 से 66 के अंदर बलात्कार की धारा और जो परिभाषा है और उसका दंड दिया गया है। 63 के अंदर क्या है? बलात्कार की परिभाषा दी गई है। मूलतः यानी आईपीसी 375 का समतुल्य, जो आईपीसी 375 के अंदर था उसी का समतुल्य स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या बिना सहमति शारीरिक संबंध की बलात्कार होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धारा 64 क्या कहता है? बलात्कार की सजा सामान्य मामलों में कम से कम 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना होता है और सहमति की आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। धारा 65 क्या कहता है? विशेष परिस्थितियों जैसे सार्वजनिक पद प्राधिकरण का दुरुपयोग आदि में दंड अधिक कठोर होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। धारा 66 क्या कहता है? यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो वह गंभीर अवस्था में चली जाती हो तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड संभव है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बलात्कार किया और सामने वाली या तो फिर गंभीर स्थिति में चली जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो फिर भी आपको मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है। धारा गुणंतर से 70 क्या है कि छलपूर्वक सहमति गैंगरेप, इसके अंदर आपको धारा गुणंतर से 70 आती है, जिसमें सजा 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होती है। और नाबालिग से गैंगरेप पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड, जो 18 से कम है उसे नाबालिग कहते हैं। आईपीसी में यह सीमा 16 थी, बीएनएस में 18 कर दिया। जो आईपीसी थी पहले आपके पुराने वाली, उसके अंदर यह सीमा 16 थी लेकिन अब उसको 18 कर दिया गया है। और धारा 74 यानी 74 क्या कहती है? महिला की गरिमा का भंग करता है अगर कोई, तो उसको 5 से 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, जो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है धाराएँ। अभी आगे 2 पेज और रहे हैं, लेकिन जो आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तो इसी धाराओं में से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसको कंप्लीट करके जाना। मैं ये कहता हूँ अगर वीडियो को 2 बार देखना पड़े तो भी देख लेना। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। मैं ये धाराएँ वगैरह वहाँ भेज दूंगा, ये सारी पीडीएफ बनाकर आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप एक बार वीडियो देख लेते हो, फिर आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आप आराम से कर लोगे। तो बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चैनल का है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अब धारा 43 बात करते हैं संपत्ति की परिरक्षा का आरंभ और अवधि। ये तो हमने पढ़ लिया है, सॉरी पढ़ लिया है सारा ये तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो आपका है धारा 75, वो तो हमने पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ने लग गए थे तो सॉरी। धारा 75 क्या है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित है आपकी धारा 75, और इसके अंदर दंड क्या है? 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अब हम जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो सीधी पढ़ लेते हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण थी उसके लिए हमने एकदम एग्जाम्पल से समझा। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में सीधी आ सकती है कि धारा 121 से संबंधित है, मतलब इस प्रकार, तो अब ये चीज़ें आपको एक बार देख लेंगे। देखो हम बात करते हैं धारा 78, तो पीछा करना, किसी का पीछा करना धारा 78 है। धारा 80 क्या है? दहेज मृत्यु, दहेज के बाद अगर 7 वर्ष के, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है दहेज मृत्यु के अंदर आपको अगर दहेज के संबंध में मृत्यु वगैरह कर देते हैं तो भी धारा 80 लगती है। धारा 82 कब होता है? द्विविवाह, पहले जीवन साथी के रहते हुए सेकंड विवाह करना, तो धारा कौन सी लगेगी? 82 लगेगी। धारा 85 क्या है? पति या पति के नातेदार द्वारा कोरता की जाती है, तो आपकी धारा 85 85 लगेगी। धारा 86 क्या है? क्रूरता की परिभाषा है। धारा 95 क्या है? अपराध करने के लिए बच्चों को भाड़े पर लेना, यानी अपराध करने के लिए कुछ बच्चों को पैसे देकर उसको खरीद कर उससे अपराध करवाना। ये भी धारा आपके 95 के अंदर आती है। 96 क्या है? बच्चों का उपवन करना, यानी खरीदना इस प्रकार या फिर कुछ करना, तो वो आपके 96 के अंदर आता है। धारा 100 क्या कहती है? आपराधिक मानव वध करना, धारा 100 के अंदर आता है, जो आपकी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारी है, बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट आगे टाइप कर रहा हूँ वो तो एकदम इम्पोर्टेंट है। धारा 101 हत्या की परिभाषा। धारा 107 बच्चे पागल मत व्यक्ति को आत्महत्या का उकसाना, अगर किसी को बच्चे को पागल को आप उकसा सकते हो कि इसकी मतलब आत्महत्या कर ले या कुछ और कर दे, तो आप धारा 107 के अंदर गलती कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना है।
धारा 109 क्या है, हत्या का प्रयास करना। धारा 111 क्या है, संगठित अपराध करना। धारा 112 क्या है, छोटे संगठित अपराध करना। धारा 114 क्या है, चोट उत्पत्ति की परिभाषा, ये भी आपकी धारा 114 के अंदर आती है। धारा 116 क्या है, गंभीर चोट के बारे में है। धारा 123 क्या है, जहर आदि देकर चोट पहुंचाना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट मार्क करना, ठीक है। और बाकी धारा 124 एक क्या कहती है, एसिड अटैक, यानी कुछ इस प्रकार का एसिड वगैरह कुछ मिलाकर आप उसको अटैक कर रहे हो तो भी धारा 24 एक के अंदर। और जाइस 124 2 के अंदर है, वो एसिड अटैक की कोशिश करना होता है, यहाँ पर हो जाता है, यहाँ कोशिश करने पर धारा 2 लगती है 124, ठीक है। और धारा 138 क्या है, अपहरण के मामले में धारा 138 लगती है। धारा 143 मानव दुर्व्यवहार के अंदर आपको लगती है। धारा 147 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ना या प्रयास करना या फिर उकसाना के लिए आपको धारा 147 लगती है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस चीज़ों को, ठीक है। बाकी हम हमारा लास्ट पेज आ गया, अब हमें ये 10-12 धारा और है, उसे पढ़ लेने हैं। बाकी इतनी ही धारा थी जो मैंने आपको करा दिया इंपॉर्टेंट। अभी एक पेज और है, ये पढ़ लेते हैं। धारा 151 क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला हम करते हैं तो धारा 151 के तहत होता है। धारा 170 रिश्वत की परिभाषा है। धारा 173 रिश्वत का दंड है। धारा 178 जाली करेंसी को बनाना, यानी नकली करेंसी अगर आप बना रहे हो, कुछ कर रहे हो तो फिर आपको 178 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है आपका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। धारा 189 क्या है, विधि विरुद्ध जमाव, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी कानून के विरुद्ध अगर आप कहीं जमावड़ा करते हो और 5 या 5 से अधिक लोग हो तो फिर आपकी धारा 189 लगेगी। तो आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर पूछी जा रही है वही चीज़ें मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो चीज़ें बताइए उसको एक बार देख लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो मैं वहाँ ये PDF शेयर कर दूँगा। आगे धारा 154 में क्या कहता है, दंगा, कम से कम 2 आदमी ज़रूरी होता है। अगर कोई दंगा करता है और कम से कम 2 आदमी ज़रूरी होता है, अगर एक आदमी तो आपको पता है दंगा कर नहीं सकता, तो 2 आदमी होना ज़रूरी है। धारा 200 क्या कहती है, पीड़ित का उपचार नहीं करने पर दंड है, वो धारा 200 के अंदर दिया जाता है। धारा 227 क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य देना, यानी मिथ्या मतलब झूठा साक्ष्य देना, आपको ध्यान रखना है। कोई झूठा साक्ष्य देता है तो फिर धारा आपके 227 लगेगी। धारा 270 क्या है, सार्वजनिक उपद्रव करना, सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करना, जहाँ आप मतलब गलत बोल कुछ भी हो, उपद्रव कर रहे हो, तो उससे धारा 270 लगेगी। धारा 271 क्या है, लापरवाही से रोग फैलाना, अगर लापरवाही से आप रोग फैला रहे हो तो धारा 271 लगेगी। धारा 274 क्या है, खाने पाने की चीज़ों के अंदर आप मिलावट करते हो तो धारा 274 लगेगी। 276 क्या है, दवाइयों में मिलावट करते हो तो धारा 276। 277 क्या है, मिलावटी दवाइयों को बेचने के अंदर आपको धारा, यहाँ पर धारा है, ये जो मैंने लगाया डैश यहाँ पर धारा है, आप याद रखना। और बाकी 279 क्या कहती है, सार्वजनिक झरना जलाशयों को गंदा करना ही धारा 279 के अंदर। 281 लापरवाही से वाहन चलाना, इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, याद करना इसे। बाकी बात करते हैं 296 में अश्लील गाने या शब्द बोलना, अश्लील शब्द गलत बोलना, तो वो धारा 296 में आता है। 303 क्या कहता है, चोरी करना। 310 क्या कहता है, डकैती करना, कम से कम 5 आदमी ज़रूरी होते हैं। अगर डकैती का मामला दर्ज होता है तो कम से कम 5 आदमी उसमें शामिल होने चाहिए, तब डकैती का मामला 310 के तहत जारी होता है। 358 IPC को हटाया जाना, यानी 358 के तहत आपके IPC को हटाकर BNS आया था। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी, और उम्मीद है अगर ये क्लास आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चीज़ें अगर आपको सारी याद हो जाती है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो 101% इसी क्लास में से आएगा। आप एग्ज़ाम हो जाए तो आप मुझे आकर कमेंट कर देना, और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाना। मैं वहाँ आपको ये PDF वगैरह सेंड कर दूँगा। सब मैंने इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक एंड ऑथर्स है, या फिर कंप्यूटर की जो आपकी शॉर्टकट की वगैरह या फुल फॉर्म वगैरह, वो वहाँ सेंड कर रखी है, तो आप उससे जुड़ जाना और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ, तो आप ज़रूर चैनल से जुड़ जाना।